नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। नोएडा में हुई डकैती पर हम सिलसिलेवार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस डकैती के लिए जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहिंदर सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर हैं। उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर ईडी की लखनऊ शाखा पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। वह हाजिर नहीं हो रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मोहिंदर सिंह और उसके दोस्त बिल्डरों ने नोएडा में डकैती डालने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। शहर में नामचीन और बड़े बड़े बिल्डरों को खदेड़ दिया गया था। ठेकेदारी और छोटे छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों को इकट्ठा किया। उन्हें नोएडा में बिल्डर बनाने की पटकथा लिखी गई। इन लोगों ने आपदा को अवसर में तब्दील किया था। दरअसल उसी दौरान साल 2009 में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर आया था। उस मंदी के बहाने मोहिंदर सिंह और उसके गैंग ने डकैती की योजना बनाई। नोएडा अथॉरिटी के कुछ पुराने और जानकार मुलाजिमों ने फाइलों को खंगालकर चोर रास्ते बताए। उन पर आगे बढ़कर मोहिंदर सिंह ने 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया। अब ईडी मोहिंदर सिंह की कुंडली खंगाल रही है। सीएजी सारे काले चिट्ठों की रिपोर्ट सरकार को 4 साल पहले सौंप चुके हैं। यह कम आश्चर्य की बात नहीं। इस शहर में आसियाना बसाने का सपना लेकर आए लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला मोहिंदर सिंह अब तक अकूत संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठा है। बिल्डरों की वित्तीय योग्यता में मनमानी ढील देकर बड़े ग्रुप हाउसिंग आवंटन किए गए। ग्रुप हाउसिंग स्कीम में शामिल होने के लिए किसी भी कंपनी का पिछले 3 वर्षों का कारोबार सबसे बड़ा आधार होता है, जिनमें मिनिमम टर्नओवर, मिनिमम नेटवर्थ और रियल एस्टेट गतिविधियों से मिनिमम बिजनेस सबसे जरूरी थे। दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला है कि मोहिंदर सिंह ने मंदी का हवाला देते हुए इन पैरामीटर में बदलाव किया था। इन फैसलों के कारण अथॉरिटी ने अपने और फ्लैट खरीदारों के हितों को दांव पर लगा दिया। एक तरफ मंदी की बात कही जा रही थी और दूसरी तरफ बड़े बड़े आकार के भूखंडों की स्कीम निकाली गई। साल 2009 से 2011 की अवधि के दौरान बिल्डरों को ताबड़तोड़ आवंटन किए गए। नोएडा प्राधिकरण ने 50,008 वर्ग मीटर से लेकर 2,43,287 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का आवंटन उस दौरान किया, जिनके लिए मिनिमम नेटवर्थ 75 करोड़ रुपए, मिनिमम सोल्वेंसी 10 करोड़ रुपए और मिनिमम टर्नओवर 200 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। कैग ने लेखा परीक्षा में पाया कि वित्तीय पात्रता के लिए एक फिक्स पैरामीटर रखने से बिल्डरों को बड़े आकार के भूखंड हासिल करने में मदद मिली। अब मैं आपको इसके असर का एक उदाहरण बताता हूं। महज 75 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले बिल्डर को 496 करोड़ रुपए का भूखंड आवंटित किया गया था। वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 की अवधि में 12 योजनाओं के माध्यम से 40 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले 39 भूखंड 8,528 करोड़ रुपए के कुल प्रीमियम पर आवंटित किए गए थे। यह वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए कुल आवंटनों का करीब 60% है। इन 39 आवंटनों में से 11 आवंटन 1 लाख वर्ग मीटर से बड़े आकार के थे, जिनमें प्रत्येक भूखंड का मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक था। बड़ी बात यह है कि 39 भूखंडों में से किसी भी भूखंड की कीमत 102 करोड़ रुपए से कम नहीं थी। फिर भी नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों की नेटवर्थ केवल 75 करोड़ रुपए तय कर दी थी। साबित होता है कि वित्तीय रूप से अयोग्य बिल्डरों को भरपूर फायदा पहुंचाया गया। नोएडा प्राधिकरण ने अपने हितों के साथ साथ फ्लैट खरीदारों के हितों को भी दरकिनार करके दांव पर लगा दिया था, क्योंकि बिल्डर अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट हासिल कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद प्राधिकरण मोहिंदर सिंह और दूसरे जिम्मेदार अफसरों का बचाव करता रहा। ऐसा क्यों किया गया? सीएजी ने नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा था। अगस्त 2020 में इस सवाल का जवाब सीएजी को कुछ इस तरह दिया गया। प्राधिकरण की 125वीं बोर्ड बैठक अप्रैल 2005 में हुई थी। उस बैठक में बोर्ड ने सीईओ को संपत्तियों के आवंटन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया था। मौजूदा आर्थिक स्थितियों को देखते हुए तकनीकी
और वित्तीय नियम शर्तें तय करने के लिए एक सलाहकार यूपीको को लगाया गया था। सलाहकार की सिफारिश पर सीईओ ने परियोजनाओं के नियम और शर्तों को मंजूरी दी, जिसे बाद में दिसंबर 2008 में बोर्ड ने मंजूरी दी थी। वित्तीय पात्रता में छूट देने का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक मंदी और रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करना था। साल 2009 के बाद से आगे की छूट यूपी सरकार के आदेशों के मद्देनजर दी गई थी, जिन्हें बाद में बोर्ड ने स्वीकार किया था। यह था नोएडा अथॉरिटी का सीओजी को दिया गया जवाब। अब इस जवाब के प्रत्युत्तर में सीएजी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सीएजी ने नोएडा अथॉरिटी का जवाब खारिज कर दिया। कैग ने कहा यह जवाब स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ नोएडा अथॉरिटी ने मंदी का हवाला देते हुए पात्रता मानदंड को कम किया और दूसरी तरफ बड़े बड़े आकार के भूखंडों की पेशकश की। जब बाजार में पैसा नहीं था तो इतने बड़े भूखंड बिल्डर कैसे खरीद रहे थे? इसके अलावा साल 2009 के शासनादेश में वित्तीय पात्रता को कम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। शासनादेश में उल्लिखित राहत से परे जाकर बिल्डरों को छूट दी गई। सीईओ को योजनाओं की शर्तें तय करने का अधिकार देकर बोर्ड ने प्राधिकरण और फ्लैट खरीदारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। बड़े भूखंडों के लिए वित्तीय पात्रता मानदंड कमजोर करने से कम वित्तीय क्षमता वाले बिल्डरों को बड़े भूखंड हासिल करने में सफलता मिली। यही वजह है शहर में बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। ऐसी अधूरी परियोजनाओं के घर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि मोहिंदर सिंह और उनके मातहत अफसर खुलकर मनमानी कर रहे थे। हम आपको आगे बताएंगे कि किन किन बिल्डरों ने कैसे कैसे इस घोटाले का फायदा उठाया, कैसे कौड़ियों के भाव करोड़ों अरबों की जमीन हड़पी गई, कानून को ठेंगा दिखाकर नोएडा में डकैती डाली गई। सुपरटेक ग्रुप के आर.के. अरोड़ा और आम्रपाली समूह के अनिल शर्मा तो जेल चले गए, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इनसे भी बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। हेरा फेरी तो छोटा शब्द है। इन बिल्डरों ने अफसरों के साथ मिलकर आपराधिक जालसाजी और आर्थिक धोखाधड़ी की है। अगर आपको उत्तर प्रदेश टाइम्स की खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना ओपिनियन दें। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।